दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक समस्या की और साथ ही साथ केंद्रीय समस्या के बारे में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था की, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं जिनको हम आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। तो आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो, सभी में जो साधन हैं वो सीमित हैं और आवश्यकताएं सीमित हैं। यानी कि हमारी जो वांट्स हैं, हमें टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, हमें लड़ाई के लिए बम भी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक देश को चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए। तो हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनको पाने के लिए जो उपलब्ध साधन हैं वो सीमित हैं। साथ ही हम एक साधन को कई कारणों में या कई विकल्पों में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना होगा बच्चों कि मानवीय आवश्यकताएं सीमित हैं और हमारे पास जो उपलब्ध साधन है वो सीमित हैं। साथ ही साथ साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है, जिसके कारण हमें चुनाव करना पड़ता है कि सीमित साधनों में हम कौन सी आवश्यकता को पूरा करें और कौन सी आवश्यकता को भविष्य के लिए छोड़ दें। तो जो चुनाव की वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है, जो मूलभूत समस्या उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं आर्थिक समस्या। यानी कि इकोनॉमिक्स का उदय की वजह आर्थिक समस्या, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कारण चुनाव है। और चुनाव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मानवीय आवश्यकता सीमित है, साधन सीमित है और साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है। तो एक बार हम कारणों को डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मानवीय आवश्यकता असीमित है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मानवीय आवश्यकता असीमित है, निरंतर बदलती रहती हैं। एक मानवीय आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती है पर सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है नई आवश्यकता पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं सोचता था कि मुझे बाइक मिल जाए, फिर जब बाइक हुई तो कार की इच्छा पैदा हुई, जब कार की इच्छा हुई तो और बड़ी कार की इच्छा पैदा हुई। अब इसी में से आवश्यकताएं, आपकी आवश्यकताओं की कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो सकती। तो गांधी जी ने तो एक कहा भी था इस बारे में कि जो मन है वो एक व्याकुल चिड़िया के समान है, जितना चाहता है उससे ज्यादा पाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से सीमित साधन है। देखिए सीमित साधनों का क्या मतलब है पहले आप वो समझ लीजिए। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बोला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि साधनों की जो पूर्ति है वो कम है और साधनों की जो मांग है वो ज्यादा है। यानी कि साधन दुर्लभ है या साधन सीमितता का मतलब है कि जितने साधनों की आवश्यकता है, जितने साधनों की मांग है, वास्तव में साधनों की पूर्ति उससे कम है। इसके अलावा बच्चों एक साधन को हम कई सारे कामों में प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैकल्पिक उपयोग। तो साधनों की दो विशेषता हो गई, एक तो साधन सीमित है, दूसरा साधनों का वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक साधन का प्रयोग केवल एक ही काम में होता, जैसे मान लीजिए इस मार्कर का प्रयोग केवल लिखने में होता है, तो हम कभी भी चुनाव की समस्या हमारे सामने पैदा ही नहीं होती। साधन सीमित, साधनों का वैकल्पिक उपयोग की वजह से ही चुनाव की समस्या पैदा होती है बच्चों। क्योंकि जैसे जमीन है, जमीन को आप मकान बनाने में भी यूज कर सकते हो और आप खेती करने के लिए भी यूज कर सकते हो, तभी तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप मकान बनाओ या खेती करो। तो यहां पर आपको यह समझना है बच्चों कि साधनों का जो वैकल्पिक उपयोग है उसकी वजह से जो समस्या पैदा हुई उसी को हम बोलते हैं आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या के तीन मुख्य कारण हैं: मानवीय आवश्यकताओं का असीमित होना, सीमित साधनों का होना और साधनों का वैकल्पिक उपयोग। तो बच्चों इन्हीं आर्थिक समस्याओं का सामना जो है वो एक देश की सरकार को भी करना पड़ता है, एक अर्थव्यवस्था को भी करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं केंद्रीय समस्या, यानी कि किसी भी देश की मूलभूत आर्थिक समस्या। ठीक है, यानी कि किसी भी देश की मूलभूत आर्थिक समस्या, यानी कि बेसिक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, या आप कह सकते हो किसी भी देश के सामने वो समस्या जो देश को सामना करना ही पड़ेगा, देश उससे बच ही नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं केंद्रीय समस्या। यानी कि केंद्रीय समस्या वो समस्याएं होती हैं जो किसी भी देश के लिए मूलभूत होती हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति की समस्या है, वैसे ही अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्या कहलाती हैं।
तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, संसाधनों के आवंटन की समस्या, संसाधनों का पूर्ण उपयोग और आर्थिक विकास की समस्या। तो कई किताबों में अगर आप देखोगे तो संसाधनों के आवंटन में इन 3 समस्याओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 3 पॉइंट अब बनाए। कई बुक्स में क्या होता है बच्चों, ये नंबर 1 बोल दिया, इसे नंबर 2 बोल दिया, इसे नंबर 3 बोल दिया और इसको 4th और 5 माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो आपको समस्याओं को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों संसाधनों के आवंटन की समस्या, तो सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। देखिए क्या उत्पादन किया जाए जो है समस्या, वो अगर हम बात करें तो इस समस्या का संबंध जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के चुनाव से है। यानी कि मूल रूप से ये जो समस्या है वो वस्तुओं और सेवाओं के सामने जो चुनाव है उससे है। जैसे एक अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या आती है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, और दूसरी समस्या आती है कितनी मात्रा में करे। यानी कि इस समस्या के 2 पहलू हो गए, पहला किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, दूसरा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यानी कि एक अर्थव्यवस्था के पास साधन तो सीमित ही हैं, तो उन्हीं सीमित साधनों में उसे चुनाव करना पड़ेगा कि युद्ध सामग्री का उत्पादन किया जाए या शांतिकालीन वस्तु का बनाया जाए, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तु जैसे टीवी, फ्रिज, ठीक है, इसके अलावा पूंजीगत वस्तु जैसे ट्रैक्टर, मशीन, क्योंकि सीमित साधन है ना। अगर आप ज़्यादा से साधन केवल और केवल ट्रैक्टर बनाने में लगा दोगे तो आपको टीवी की आवश्यकता कौन पूरा करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए सरकार के सामने समस्या आती है कि सरकार के पास साधन सीमित हैं, अगर वो सारा का सारा पैसा रोड बनाने पे लगा देगा तो एजुकेशन पे कौन खर्चा करेगा। यानी कि आपके सामने भी ये समस्या आती होगी। देखिए जैसे मेरे सामने समस्या आती है कि मैं मान लीजिए मैं अगर सारा का सारा पैसा आईफोन खरीदने में लगा दूंगा तो मेरे को बच्चों की फीस कौन जमा कराएगा। ये सारी समस्या हमारे सामने आती हैं। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के सामने आती है वस्तुओं के चुनाव की, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो चलिए मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था ने डिसाइड कर लिया कि वो पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करेगी या उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करेगी, लेकिन मात्रा कितनी हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सारे के सारे साधन जो हैं वो चावल बनाने में खर्च कर दें, जिससे कि आपका गेहूं का उत्पादन हो ही नहीं। तो आपके पास में जो उपलब्ध साधन है वो सीमित है, आपके पास जमीन सीमित है, आपके पास भूमि सीमित है, आपके पास मशीन सीमित है, आपके पास तकनीक सीमित है, आपके पास मानव श्रम सीमित है। तो सीमित साधनों में ही आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, नंबर 1, और जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उसकी मात्रा कितनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर हम सारे के सारे साधन जो हैं वो गेहूं के उत्पादन में लगा देंगे तो हमारे लिए मशीन के लिए सब साधन है वो कम मात्रा में बचेंगे। तो यही अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे और किस वस्तु के उत्पादन को वो छोड़ दे। दूसरी समस्या जो है वो है हमारी कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि मूल रूप से कैसे उत्पादन किया जाए, ये तकनीक के चुनाव की समस्या है बच्चों, चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या पैदा होती है कि उसके पास मानव श्रम भी होता है और पूंजीगत सामान भी होता है, तो उसके लिए कौन सी तकनीक सुगम होगी, कौन सी तकनीक बेस्ट होगी, उसका चुनाव भी उसको करना पड़ता है। जैसे कि श्रम प्रधान तकनीक की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, श्रम लगता है ज्यादा और पूंजी लगती है कम। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है, पूंजी लगती है ज्यादा और श्रम लगता है कम। तो एक अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या आती है कि वो श्रम प्रधान तकनीक का उत्पादन करे या पूंजी प्रधान तकनीक का उत्पादन करे। देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी अर्थव्यवस्था इस बात का ख्याल रखती है कि जिस भी तकनीक का वो प्रयोग करे वो एफिशिएंट हो, मतलब आप क्या बोलते हो, प्रभावशाली हो। प्रभावशाली का मतलब क्या हुआ बेटा, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक तो उसकी लागत कम आए, यानी कि तकनीक की लागत कम हो और उत्पादकता ज्यादा हो, दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ना। जैसे भारत है, भारत में क्या है, श्रम ज्यादा है, तो डेफिनेटली श्रम को अगर आप यूज करोगे तो वो सस्ता मिलेगा पूंजी के मुकाबले, और पूंजी ज्यादा है, पूंजी महंगी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे देशों में क्या है, श्रम बहुत महंगा होता है तो वो पूंजी प्रधान तकनीक की तरह चले जाते हैं। जैसे भारत में श्रम, जैसे अपने एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए बर्तन साफ करते हैं, हम घर पे सब करते होंगे, तो विदेशों में क्या है, वॉश बेसिन लगा होता है या डिश वॉशर लगा होता है जिससे कि वो कप साफ कर देते हैं। यहाँ क्योंकि वहाँ तकनीक सस्ती है, वहाँ पे अगर आप किसी लेबर से काम करवाओगे, घरेलू काम करवाओगे, कपड़े साफ करना या बर्तन साफ करना, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए। जबकि भारत में आज भी देखिए ये मशीनें जो हैं या जो इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग अभी भी गाँव में बहुत कम होता है, हालांकि वॉशिंग मशीन का तो फिर भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होने लगा है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मशीन है वो महंगी है और जो श्रम है वो सस्ता है। तो हर देश के सामने ये समस्या आती है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समस्या बता रहा हूँ। समस्या क्या आती है कि कौन सी तकनीक का चुनाव किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक का या पूंजी प्रधान तकनीक का। अगली समस्या है बच्चों, किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए, मूल रूप से किसके लिए उत्पादन किया जाए, संसाधनों के आवंटन की समस्या है। एक अर्थव्यवस्था के पास मान लीजिए उत्पादन हुआ, तो उत्पादन जो हुआ, उत्पादन मान लीजिए हुआ 100 रुपए का, यानी कि आय भी 100 रुपए की हुई। तो आय जो उत्पादन होता है वो केवल एक श्रम से तो होता नहीं है, बल्कि उत्पादन की 4 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। तो भूमि को किराया कितना दिया जाए, पूंजी को ब्याज कितनी जाए, श्रम को मजदूरी कितनी दी जाए, उद्यमी को लाभ कितना दिया जाए, ये भी एक समस्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए मैं अपना कोर्स सेल करता हूं, तो कोर्स सेल करने के बाद मुझे जो इनकम होती है उसमें सारा का सारा हिस्सा मेरा नहीं होता, बल्कि अलग अलग लोगों को उसका हिस्सा मिलता है। तो यहां पर हमें, बल्कि सरकार को भी एक हिस्सा मिलता है टैक्स के रूप में। तो हमें यह समझना पड़ेगा बच्चों, हम बेसिकली यहाँ पे सरकार की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी 4 साधन होते हैं, ठीक है। हालांकि मैक्रो में भी यही साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी 4 साधन होते हैं। तो भूमि को क्या मिलेगा, भूमि को मिलेगा किराया, पूंजी को मिलेगा ब्याज, श्रम को मिलेगा मजदूरी, उद्यमी को मिलेगा लाभ। तो किस तरीके से साधनों का वितरण इन सभी आय का वितरण या उत्पादन का वितरण इन सभी साधनों में किया जाए, यही मूल रूप से हमारी समस्या है, जिसको हम बोलते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्योंकि जिस साधन के पास ज्यादा होंगे, अर्थव्यवस्था उस साधन के लिए ज्यादा उत्पादन करेगी। मान लीजिए 100 रुपए में से 80 रुपए मुझे मिले, तो डेफिनेटली ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग मैं कर पाऊंगा, कोई वो व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा जो लेबर बेच रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा क्योंकि यह समस्या मूल रूप से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, व्यक्तिगत वितरण और क्रियात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए श्रम को कितना पैसा, एक एक्स व्यक्ति को कितना मिले, पूंजी को कितना पैसा मिले। मैं दोबारा बोल देता हूं, व्यक्तिगत वितरण का मतलब है व्यक्तियों के बीच आय का बंटवारा कैसे हो। व्यक्तिगत वितरण का मतलब है कि राम को कितना दिया जाए, श्याम को कितना दिया जाए, मोहन को कितना दिया जाए। और क्रियात्मक वितरण का मतलब है कि कार्य के आधार पर जिन्होंने भूमि दी है या पूंजी दी है उनको कितना पैसा मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये मकान मैंने किराए पे लिया हुआ है, तो किराया भी तो उत्पादन में योगदान दे रहा है। क्या किराए वाले को, मकान मालिक को इसका किराया नहीं मिलेगा, उसको भी किराया मिलेगा। तो जब हम बंटवारा करते हैं व्यक्तिगत आधार पर, लोगों के आधार पर, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत वितरण, और साधनों के आधार पर करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रियात्मक वितरण। तो बच्चों ये मूलभूत हमारी समस्या है जिसको हम साधनों के आवंटन की समस्या बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और समस्या आ रही है, वो है हमारा साधनों का पूर्ण उपयोग। देखिए, ये समस्या भी किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने आती है, क्योंकि किसी भी देश में जो उपलब्ध साधन है, चाहे वो मानवीय साधन हो चाहे वो भौतिक साधन हो, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि उन सभी साधनों का उपयोग करे। क्योंकि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था इन साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करती तो अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन क्षमता का प्रयोग संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगी। यानी कि यह आवश्यक है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कि वो उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग करे। क्योंकि अगर कोई भी साधन बेरोजगार रह जाता है या कोई भी साधन का उपयोग होता है तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में संसाधनों की बंटवारी होगी। यानी कि उपलब्ध साधनों का कैसे पूर्ण उपयोग किया जाए, सभी लोगों को कैसे कार्य पे लगाया जाए, ये भी एक अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए आर्थिक विकास है। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जो है मौजूदा स्तर पर बना रहना नहीं चाहती। भारत भी चाहता है कि उसकी जीडीपी विकास दर वृद्धि हो, क्योंकि जनसंख्या तो देखिए लगातार बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं भी निरंतर बढ़ रही हैं। इसलिए जो हमारे उपलब्ध साधन हैं उसमें हम एक लिमिट पर हैं, उस लिमिट से ऊपर जाना भी एक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है। क्योंकि तभी तो सभी अर्थव्यवस्था विकास की बात करती है। यानी कि आर्थिक विकास के लिए देखिए अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग तरीके बताए लोगों ने, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने समस्या क्या आती है। तो समस्या ये आती है किस तरीके से उस आर्थिक विकास की गति को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की जाए। यह भी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। यहां पर बच्चों हमने किसी भी तरीके से समाधान नहीं बताया हमने आपको समस्या क्या, क्योंकि अलग अलग जो प्रणालियां होती हैं, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वहां पे अलग अलग सिस्टम काम करते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। वो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा तो बच्चों इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो से सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।